वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे और एक एग्ज़ाम्पल को भी पढ़कर सुनाऊंगी। तो देखो बच्चों, किसी भी मज़मून को लिखने के लिए 3 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा होता है क्या, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का इंट्रोडक्शन देना, उसके बारे में बताना। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर कैसे वाले सवालों का जवाब, यानी कि टॉपिक से मुताल्लिक जितनी भी मालूमात आपको पता है हर मालूमात को लिखना, उसके एडवांटेज वगैरह को बयान करना। और फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में कब और कैसे सवालों का जवाब देना है, यानी कि एंड के अंदर आपको अच्छाई और बुराई दोनों ही बतानी होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पसंदीदा शख्सियत पर आपको मज़मून लिखना है। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद पर मज़मून है। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे। गुज़िश्ता चंद सदियों में हिंदुस्तान में जिन अहम शख्सियतों ने जन्म लिया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत भी एक अजीम शख्सियत थी। इनके वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन मरहूम एक सूफ़ी थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 में मक्का में हुई थी। इनकी मादरी ज़बान अरबी थी। इन्होंने अपने घर से ही अपने वालिद मोहतरम से अरबी, फ़ारसी, दीनियात और अदबियात की तालीम हासिल की थी। 4 साल की उम्र में ये अपने कुनबे के साथ कलकत्ता चले आए और बहुत लंबी मुद्दत तक, तवील मुद्दत तक यहीं रहे। मौलाना को बचपन में शेर व शायरी का भी शौक़ था। एक तरफ इनके अंदर रवादारी, वज़ादारी, इंसानियत और आलिमियत थी, तो दूसरी तरफ ज़हनी जराइत, इंसानी दोस्ती और अवामी फलाह, यानी कि अवामी सुधार और बहबूद का जज्बा भी इनके अंदर भरा हुआ था। मौलाना आज़ाद एक हमक़ैर शख्सियत के मालिक थे। इल्म व फ़ज़ल, हक़ाइक़े दीन, फ़लसफ़ा व हिकमत, शेर व अदब, तसनीफ़ व तालीब, किताबत, सहाफ़त, सियाफ़त, अलग़र्ज़, ऐसा कोई सा भी दायरा नहीं है जिनमें इन्होंने तबाह आज़माई ना की हो, जिसमें मौलाना आज़ाद की काबिलियत मुसल्ली में सबूत ना हो, यानी कि इन्होंने हर शुबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। समाजी कामों के अंदर, आवाम की सेवा के अंदर इन्होंने 1912 में कलकत्ता से इल हिलाल नाम का अखबार जारी किया था। इनकी इनकलाबी ज़िंदगी सहाफ़त यानी कि एज़ अ जर्नलिस्ट और सियासी ज़िंदगी का आगाज़ इसी अखबार से हुआ था। मग़रिबी ताकतों यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इल हिलाल की शोला बयानियों ने हिंदुस्तानी अवाम के अंदर अवेयरनेस यानी कि इनको बेदार कर दिया था, जिसकी वजह से आज़ादी हासिल करने की एक नई तहरीक ने जन्म लिया था। अंग्रेज़ों ने जब इनके अखबार इल हिलाल पर पाबंदी लगा दी, तो इन्होंने दूसरा अखबार अल बलाग के नाम से जारी किया था। ये भी ज़्यादा अरसे तक ना चल सका था, इस पर भी अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी। अब बच्चों, मज़मून के सेकंड वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन से, यानी कि जिस चीज़ पर भी हम मज़मून लिख रहे हैं उस टॉपिक से मुकम्मल मालूमात को देना होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कि मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के 2 अहम मक़ासिद थे। पहला मकसद हिंदू मुस्लिम एकता यानी कि इतिहाद, और दूसरा मुत्हिदा कौमियत। आज़ादी के हसूल यानी कि आज़ादी हासिल करने के लिए वे इन दोनों नज़रियों को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। मजहबी बुनियाद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के ये सख्त खिलाफ थे। मौलाना आज़ाद ने तहरीक आज़ादी के सिलसिले में तकरीबन 11 साल जेल में भी गुजारे। हसूल आज़ादी के लिए गांधी जी की रहनुमाई में पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद दोष बदोश रहे, यानी कि आपस में एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम किया। जेलों में ज़्यादातर दोनों साथ साथ रहे। दोनों रहनुमा न सिर्फ हम असर थे बल्कि हम ख्याल और हम पाला भी थे। दोनों के जो ख्यालात थे वो एक जैसे थे। दोनों में एक जैसी लगन, एक जैसा जज्बा और एक जैसी राय थी। पंडित नेहरू मौलाना आज़ाद को अपना दाहिना हाथ समझते थे। अब बच्चों, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें हम ख़ात्मा लिखेंगे। तो ख़ात्मे के अंदर सारा ही निष्कर्ष लिखा जाता है, अच्छाई बुराई वगैरह हर चीज़ की।
तो ख़ात्मा पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, ख़ास तरह के मग्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जो कि आपको ऑफ़लाइन बहुत मुश्किल से मिलेंगी, और अगर बाई चांस मिलेंगी भी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे और आपको इन्हें ख़रीदने जाने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ेगा। तो आप इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हो, अपने टीचर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर अपने लिए। इसके अलावा बच्चों, मैं हर बार बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बात बताती हूँ। एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि हम अपने छोटे भाई बहनों को या फिर अपने बेबीज़ को अपने साथ लेकर जाते हैं तो उनमें अकल कम होती है, वो इधर उधर भागते हैं, तो इस बेल्ट को हम उनके हाथ में बांध सकते हैं ताकि वो हमसे अटैच रहें। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब ख़ात्मे पर आते हैं। 1939 से 1946 तक मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सदर की हैसियत से काम अंजाम देते रहे। हसूल आज़ादी के बाद मौलाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए यूनिवर्सिटी, ग्रांट कमीशन, साहित्य अकेदमी और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वगैरह कायम किए। हरिजनों और कबायली तबकों के तलबा के लिए मुख्तलिफ़ तरह के वज़ाइफ जारी किए। इनका कहना था कि वो मज़हब छोटा है जो लोगों में नफ़रत पैदा करता है। इस लाइन को ज़रूर लिख देना, फिर आगे लिखोगे। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरी किताब इंडिया वंस फ्रीडम से हासिल होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा बतौर इनाम उस इंसान को दिया जाए जो इस्लामी मज़हब के बारे में सबसे अच्छी किताब लिखे, जो वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी। इन्होंने जिस तरक्की पजीर कौमियत और मईशत की राह हमें दिखाई है, हिंदुस्तान आज भी इसी पर गामज़न है, मगर मंजिल मकसद से अभी हम दूर थे कि हमारा काफ़िला सलार हमें रास्ते में ही छोड़कर 22 फरवरी 1958 को हमेशा के लिए रुखसत हो गया।